आप सभी को नमस्कार। सांख्य के सफर में और आगे बढ़ते हैं। आज 61st कारिका से आरंभ करते हैं। ये बहुत ही सरल कारिका है और हम सब इसके बारे में जानते हैं। इस कारिका में ये बोला जा रहा है, ईश्वर कृष्ण द्वारा, कि मेरा ये ओपिनियन है कि प्रकृति से ज्यादा हम्बल, मॉडेस्ट कोई भी चीज नहीं है पूरे सृष्टि में। उसको वो जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि एक बार जब प्रकृति को पता चलता है कि मेरे को पूरे रूप से देखा गया है और अब और देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अब प्रकृति के बोलना चाहिए कि हम्बलनेस के कारण, मॉडेस्टी के कारण, जब और कुछ दिखाने के लिए नहीं है, सब कुछ दिखा चुकी है दृष्टा को, पुरुष को, इसलिए अब वो पुरुष के सामने आना बंद कर देती है। वो अपने आप को पुरुष से दूर कर लेती है। वो पुरुष और अपने बीच में एक गैप क्रिएट कर लेती है, क्योंकि बोलना चाहिए कि उसमें एक किस्म की, हम शायद बोल सकते हैं, लज्जा है कि उसको जो कुछ दिखाना था वो दिखा चुकी है। अब वो अपना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहती है, इसलिए वहां से विड्रॉ कर जाती है और पुरुष के सामने अब नहीं आती है। अपने आप को छिपा लेती है, अपने आप को अलग कर लेती है पुरुष से। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि प्रकृति जो है वो एक्सट्रीमली डेलिकेट है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि एक, हम बोल सकते हैं, यंग लड़की होती है और अगर अच्छे खानदान से है और उसको कभी सूरज ने भी नहीं देखा, उसके ऊपर कभी सूरज की भी रोशनी नहीं पड़ी है और उसकी आंखें जमीन पर ही टिकी हुई हैं, और उसको कभी किसी गैर ने देख लिया, किसी अलग पुरुष ने देख लिया, जब उसके शरीर का अनजाने में जैसा कि कुछ प्रदर्शन हो गया, कुछ अपने गलती के कारण या अनजाने में, तो वो जल्दी से अपने आप को छुपा लेती है और वहां से कोशिश करती है हट जाने की, ताकि वो पुरुष उसको दोबारा न देखे, इस तरह की अवस्था में। और ये प्रकृति भी वैसे ही है, जैसे कि वो शर्माने वाली, अपने आप को छुपाने वाली लड़की होती है। ये भी हम मान के चल सकते हैं कि एक राजघराने की लड़की के समान है। वो भी अपने आप को छुपा लेती है पुरुष से। अगर उसको देखा जाता है विवेक के द्वारा, मान लीजिए कि विवेक ख्याति, विवेक की क्षमता जब डेवलप हो जाती है, जब पुरुष और प्रकृति दोनों दिखने लगते हैं अलग अलग, मिले हुए नहीं, एक दूसरे में मर्ज्ड नहीं, फ्यूज नहीं, इंडिपेंडेंट, हम उन दोनों में भेद कर पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, तब वो स्टेज आता है जहां पर कि प्रकृति हट जाती है, खुद को दूर कर लेती है और पुरुष के सामने अभी नहीं आती है। तो इस तरीके से इस कारिका को समझाया गया है। अब एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन ये है कि पुरुष में तो कोई गुण नहीं होते हैं, और क्योंकि पुरुष में कुछ गुण नहीं है, पुरुष में कुछ बदलाव नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तो पुरुष मुक्त कैसे होता है? जब पुरुष बदल नहीं सकता, तो वो बंदिश में कैसे आ जाता है और मुक्त कैसे हो जाता है? इसका मतलब उसकी अवस्था बदलती है। तो इस बात का यहां पर आ, उत्तर आता है कि पुरुष जो है, उसकी जो बंदिश है वो ढीली होती है, और ये जो बंदिश है ये कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। जो कर्म रह गए हैं अभी, जो अभी तक कर्म बोल सकते हैं कि मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी चित्त में है या बुद्धि में है, और उनके अंदर सोए हुए संस्कार हैं, जिनमें पेन है, सौरो है, दुख है। लेकिन ये सब पुरुष में नहीं होता, क्योंकि पुरुष का तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, बदलाव ही नहीं होता है। तो हम कैसे बोलते हैं कि पुरुष का और ट्रांसमाइग्रेशन होता है? मतलब पुरुष एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है, क्योंकि वो जो कुछ भी हो रहा है कार्मिक अकाउंट से हो रहा है, संस्कारों का जो स्टोरेज है उसके अनुसार जो हो रहा है, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रैवल कर रहा है और नए शरीर को चुन रहा है। लेकिन पुरुष कैसे जाता है? पुरुष कैसे माइग्रेट करता है? पुरुष कैसे अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है इस जीवन से दूसरे जीवन में? हो सकता है कि इस धरती से दूसरे धरती में, या किसी और यूनिवर्स में, किसी और गैलेक्सी में, किसी और सोलर सिस्टम में। तो वो कैसे शिफ्ट होता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैसे ट्रांसमाइग्रेट होता है? तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो पुरुष है वो ट्रांसमाइग्रेट नहीं होता है, क्योंकि पुरुष इनएक्टिव है। पुरुष में एक्शन करने की क्षमता नहीं है, और पुरुष बदलता भी नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्रकृति में जो एवोल्यूशन होता है, प्रकृति में जो ब्रह्मांड का निर्माण होता है, अलग अलग तत्व पैदा होते हैं, वो पुरुष के मुक्ति के लिए होते हैं। वो पुरुष के मुक्ति के लिए बोलना गलत है, क्योंकि पुरुष तो कैद में आ ही नहीं सकता, पुरुष तो बंदिश में आ ही नहीं सकता। पुरुष की परिभाषा ही ऐसी है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो वो बंदिश में आना, बंदिश में छूटना, ये संभव नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसके संस्कारों के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर, उसके अंदर जो भाव हैं, जैसे हमने देखे थे कि धर्म के और सिद्धि के या ऐश्वर्य के, ज्ञान के, वैराग्य के, और इनके ऑपोजिट अधर्म, अज्ञानता, अनऐश्वर्य और राग के, ये संस्कार हैं, ये कार्मिक अकाउंट है जो बुद्धि में रहता है। और इन्हीं के अनुसार अगला जन्म होता है, अगली योनि तय होती है, अगला जीवन का ड्यूरेशन तय होता है, लाइफ की स्पैन तय होती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ तय होती है कि जीवन की क्वालिटी क्या होगी। लेकिन जो पुरुष है उसमें कोई बदलाव नहीं है। पुरुष कहीं नहीं जाता है, पुरुष उसी जगह रहता है। पुरुष में कोई बदलाव नहीं है, पुरुष कभी बंदिश में नहीं जाता है, पुरुष कभी मुक्ति नहीं पाता है। ये हॉलो स्टेटमेंट है, ये खोखला है।
इस बात में दम नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि बंदिश में कौन जाता है और बंदिश से कौन मुक्त होता है। अगर पुरुष बंदिश में नहीं जा रहा है, जा नहीं सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है, तो फिर कौन है जो बंदिश में जाता है और बंदिश से मुक्त होता है? तो वो हम देखेंगे कि सिर्फ प्रकृति होती है, क्योंकि बदलती है प्रकृति। तो बंदिश में जाने का काम प्रकृति करती है, बंदिश से मुक्त होने का काम प्रकृति करती है, अपने ही एवोल्यूशन के द्वारा। अपने ही द्वारा वो जो अलग अलग तत्व, अलग अलग बच्चे पैदा करती है, वो इसलिए पैदा करती है क्योंकि उसी से वो मुक्त होती है। तो इसका मतलब यह है कि जब पुरुष मूल प्रकृति को देखता है, तो पुरुष के देखने से मूल प्रकृति बंधन में आ जाती है, और वो बंदिश में प्रकृति पैदा करती है। और उस प्रकृति में बुद्धि से लेके आखिरी के जो तत्व हैं, जो स्पेसिफिक तत्व है, जिसके बाद प्रकृति आगे पैदा करना बंद कर देती है, जो ये 16 तत्व है, 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मानस, वहां जाके प्रकृति रुक जाती है, थम जाती है, स्टॉप हो जाती है। और क्योंकि इसमें फंस गई प्रकृति, तो वो अपने मुक्ति को खोजती है। अभी वो इसमें से निकलना चाहती है, और उसी उसी से निकलने की प्रक्रिया को हम मुक्ति बोलते हैं। और उसी से निकलने की प्रक्रिया को हम ऐसे देखते हैं कि प्रकृति नाच नाच रही थी, अब उसने नाचना बंद कर दिया है, अब उसके पास कुछ नया नाच, नए कपड़े, नए मुद्राएं दिखाने को नहीं है। तो उसके रुकने के कारण पुरुष वहां से उठ के चला जाता है। और लेकिन पुरुष के चले जाने से पुरुष मुक्त नहीं होता है। पुरुष पहले भी मुक्ति था, अभी भी मुक्ति है। मुक्ति मिलती है प्रकृति को वास्तविक हिसाब से। तो इसमें आपके प्रश्न आ सकते हैं, और किसी का अगर कोई प्रश्न आ रहा है किसी के मन में, तो आप पूछिए, वरना आगे के कारिकाओं में धीरे धीरे करके उत्तर दिया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। या तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया है इस 61st कारिका से, तो आप प्लीज पूछिए। पहली बात तो सबको समझ में आई है ये कारिका, कि किसी के मन में डाउट है? हम्म? सर मुझे तो नहीं समझ में आया। आपको नहीं समझ में आया? ओके, तो सर, एक सौम्या ने एक दिन पूछा था कि दुख जो है वो पुरुष को फील होता है, तो ओके, उसका क्या रिलेशन है इसमें? अगर पुरुष में कोई चेंज नहीं है, पुरुष कुछ बदलाव नहीं आता, तो वो दुख कैसे फील करते हैं? ओके। अभी थोड़ा सा कठिन सवाल है कि पुरुष दुख फील करता है कि नहीं करता है। और अगर करता है तो वो तो बदलाव हो गया, लेकिन पुरुष तो बदल नहीं सकता है। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ओके, इसका मैं कोशिश करके उत्तर देता हूं। सौम्य, तुमको एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया, बताओ। सर आज वाला जो आपने दो बोले कि पुरुष नहीं बंधन में होता और प्रकृति ही बंधन में होती है। हम्म। और फिर उससे पहले जो था कि पुरुष ट्रांसमाइग्रेट नहीं करता है। हम्म।
वो पार्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ। फिर कैसे हम बोलते हैं कि हमारा इंडिविजुअल पुरुष हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है? हम्म देखिए, ऐसा है कि पुरुष प्रकृति में नहीं है, पुरुष मूल प्रकृति में भी नहीं है, पुरुष मूल प्रकृति के बाहर है। मूल प्रकृति में स्पेस है, टाइम है, माइंड है, मैटर है, एनर्जी है, ये सब है। और ये सब कॉन्स्टेंटली बदलने वाली चीजें हैं, प्रकृति में कॉन्स्टेंटली बदलने वाली चीजें हैं। और इनमें वो तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। और मूल प्रकृति में भी ये गुण हैं, लेकिन ये गुण जो हैं ये एक्टिव नहीं है। और मूल प्रकृति जो है वो अव्यक्त है, मैनिफेस्टेड नहीं है, दिखती नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन है। सर, मूल प्रकृति में तो टाइम स्पेस नहीं है ना? मूल प्रकृति में आपके तीन गुण हैं। तीन गुण हैं मगर टाइम हाँ। स्पेस और मैटर तो नहीं है ना? ओके, तो ये जो टाइम स्पेस मैटर अगर मूल प्रकृति में नहीं होंगे तो प्रकृति में नहीं आएंगे। हमने ये देखा था कि जो सत कार्यवाद का प्रिंसिपल है, सत मतलब एग्जिस्टेंस, कार्य मतलब रिजल्ट उस एग्जिस्टेंस का, दोनों एक साथ रहते हैं। मतलब रिजल्ट जो है, जो अगले पल आने वाला है, वो उसके पहले मोमेंट में, पहले पल में एग्जिस्टेंस में रहता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आम के बीज में आम का पेड़ रहता है और आम के पेड़ में आम का बीज रहता है। तो मूल प्रकृति में ये जो भी चीजें हैं ये रहती हैं, लेकिन संभावना के हिसाब से, पॉसिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि ये अव्यक्त है, ये अभी तक व्यक्त नहीं हुई है, एग्जिस्टेंस में डायरेक्टली रियल टर्म्स में नहीं आई है। एज अ पॉसिबिलिटी वहां है, एज अ पोटेंशियल स्टेट वहां है। ये वाली बात अभी समझ में आई आपको सौम्य? हाँ, यस सर, ओके। ओके, और भी कोई सवाल है? आप बता रहे थे ना कि पुरुष कैसे ट्रांसमाइग्रेट नहीं करता है, वो हाँ। प्रकृति से अलग है। हाँ, तो पुरुष जो है वो मूल प्रकृति के ऊपर है। और वो हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर है, या आउटर मोस्ट कवरिंग है। और वो, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, वो एक किस्म से नथिंगनेस है। लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसमें अवेयरनेस है। वो जान सकता है कि क्या देखा जा रहा है, वो दृष्टा है, देखने वाला है, सुनने वाला है, चखने वाला है, उसमें सेंसेशन है। वो पहचान लेता है, उसमें एक इंटेलिजेंस है। वो बोल सकते हैं कि कॉन्शियस एंटिटी है। और ये जो कॉन्शियसनेस है, इसको अधिकतर हम लोग समझते नहीं, क्योंकि ये हमारा डीपेस्ट कोर है या आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे आप समझना चाहें। पुरुष तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर की दुनिया में इनर मोस्ट लेयर तक जाना पड़ेगा। और जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि पुरुष सबसे बाहरी चीज है,
सबसे दूर की चीज है, सबसे मुश्किल है उसको रियलाइज करना, और वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हम उसके पहले के लेयर्स में अटके हुए रहते हैं। हमारा ध्यान, अटेंशन दुनिया में रहता है, इंद्रियों के कारण इंद्रियां अटैच हो जाती हैं बाहर, मन के कारण मन को बाहर अच्छा लगता है, फिर हम सीखते हैं बाहर से अंदर आना, बाहर से डिटैच होते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, मन को रेगुलेट करते हैं, अंदर आते हैं। अंदर आते हैं तब हम अहंकार का दर्शन करते हैं, बुद्धि का दर्शन करते हैं, मूल प्रकृति का दर्शन करते हैं, अंत में जाके हम पुरुष का दर्शन करते हैं। उसके बाद कुछ दर्शन करने को नहीं है, वो लास्ट है। तो वो इनर मोस्ट है और वो आउटर मोस्ट है, ये दोनों बातें एक साथ सही है। और वो इन्फानाइट जोन में है, मतलब वो स्पिरिचुअल जोन में है, वो मेंटल जोन में नहीं है, वो फिजिकल जोन में नहीं है। और क्योंकि वो स्पिरिचुअल जोन में है तो वो इटर्नली प्रेजेंट है, वो पैदा नहीं होता है, वो मरता नहीं है, वो बदलता नहीं है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसमें कोई माइंड मैटर नहीं है, उसमें कोई स्पेस टाइम नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है। वो एहसास करता है, और जब वो मूल प्रकृति के पास आता है तब वो मूल प्रकृति के माध्यम से प्रकृति ट्रिगर करता है, तो वो प्रकृति को कंट्रोल करता है मूल प्रकृति के माध्यम से। और वो प्रकृति को पैदा करता है, वो प्रकृति को बड़ा करता है, वो प्रकृति को खत्म करता है, वो प्रकृति को एक्सपीरियंस करता है, वो प्रकृति को कंट्रोल करता है। तो हकीकत में कंट्रोलिंग पावर या जो कुछ भी हो रहा है वो पुरुष के कंट्रोल में है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि प्रकृति कर रही है। जैसे हमने वो गाय का दूध वाला एग्जाम्पल देखा था कि दूध आ रहा है, गाय पी रही है, गाय का बछड़ा पी रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि प्रकृति जो है वो बछड़े को जीवन दे रही है, उसका ख्याल रख रही है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, वो प्रकृति दूध दे रही है क्योंकि रजस है, मोशन है, चेंज है, एक्टिविटी है, ये प्रकृति का गुण है, ये पुरुष का गुण नहीं है। तो दूध आता है और वो जो बछड़ा है वो दूध पीता है। अब जो बछड़ा दूध पीता है वहां बछड़े की चॉइस है, वो बछड़े का जो कॉन्शियसनेस है, जो उसकी अवेयरनेस है, और जो उसका बोलना चाहिए कि सेंस करने का पावर है, वो उसको दूध पिलवाती है। तो हमारे अंदर, हम जीवों के अंदर दोनों का प्रेजेंस फील होता है, बोलना चाहिए प्रकृति का भी और पुरुष का भी। तो हम ये कैसे समझते हैं, हम पहले ये कहते हैं कि बुद्धि में पुरुष का इफेक्ट आता है और बाकी प्रकृति अपना काम कर रही है। जैसे इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रियां बाहर कुछ देखती हैं और उसको अंदर लेके आती हैं, और फिर वो अहंकार में आता है, फिर वो बुद्धि में आता है, फिर बुद्धि उस पर तय करती है, क्योंकि इंटेलिजेंस बुद्धि में है। बुद्धि ब्लाइंडली काम नहीं करती है, बुद्धि मशीन की तरह काम नहीं करती है, बुद्धि बुद्धि से काम करती है, इंटेलेक्ट से काम करती है, इंटेलिजेंस से काम करती है। लेकिन ये इंटेलिजेंस प्रकृति की नहीं है, ये पुरुष की है। पुरुष के वहां होने से, अब पुरुष तो बुद्धि के अंदर घुस नहीं सकता है,
क्योंकि बुद्धि प्रकृति का है और प्रकृति के ऊपर मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति के ऊपर पुरुष है। तो पुरुष और बुद्धि के बीच में गैप है। उस गैप में, ये मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, तो वो जो गैप है, उस गैप में पुरुष का हम बोल सकते हैं पुरुष तत्व, वो बुद्धि तक आ जाता है। जैसे मैग्नेट का असर पास पड़े लोहे के पीस के ऊपर आता है, वैसा इसको समझा जाता है कि वो बुद्धि का असर, बुद्धि में इंटेलिजेंस या बुद्धि वाले प्रकृति में पुरुष का इंटेलिजेंस पुरुष के होने से आता है, पास होने से आता है। अब बुद्धि में जो दिख रहा है, जो फाइनल हो रहा है, जो स्टोर हो रहा है, जो चॉइस हो रही है, वो पुरुष देख रहा है। और पुरुष और प्रकृति का भेद भी बुद्धि में होता है। अहंकार नहीं कर सकता है, मानस नहीं कर सकता है, इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, तन्मात्राएं पंचमहाभूत नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ बुद्धि में विवेक उस पर्टिकुलर लेवल तक आने के बाद वो बदलता है। धर्म कहां स्टोर होता है? बुद्धि में स्टोर होता है। ज्ञान कहां होता है? बुद्धि में होता है। सिद्धियां कहां स्टोर्ड है? बुद्धि में है। वैराग्य कहां है? बुद्धि में है। इनके जो विपरीत नेगेटिव हैं भाव, वो भी बुद्धि में है। अधर्म, अज्ञानता और बोल लीजिए कि सिद्धियों की कमी या वीकनेस और आपका राग, ये सब भी बुद्धि में है। तो बुद्धि एक प्राइम फंक्शनल चीज है यहां पर। और बुद्धि जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। बुद्धि एक किस्म से यूनिवर्सल माइंड है और उस बुद्धि के साथ कई माइंड जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए उसको महान तत्व बोला जाता है, महत बोला जाता है। तो मेरे अंदर जो अहंकार है वो इंडिविजुअल है। मैं जो बना रहा हूं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से बना रहा हूं अपनी दुनिया में। और मेरा जो मन है वो भी इंडिविजुअल है, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो यूनिवर्सल है। उसकी क्षमताएं विराट हैं, वो सबको कवर कर रही है, सबको जोड़ रही है, सबको एक जगह ला रही है और वो फिर मूल प्रकृति तक जा रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मूल प्रकृति से जो महत पैदा होता है, जो बुद्धि पैदा होती है, उससे कई सारे अहंकार निकलते हैं, इंडिविजुअल। और वो कई सारे इंडिविजुअल अहंकार अपने इंडिविजुअल इंद्रियां बनाते हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत और मानस। इसलिए क्योंकि हमारे अहंकार अलग अलग है, हमारी दुनियाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारा ब्रह्मांड एक है, हमारा यूनिवर्स एक है, हमारा यूनिवर्सल माइंड एक है। यूनिवर्सल माइंड में सिर्फ यूनिवर्स के प्रिंसिपल हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन होता है अहंकार में, बनाने वाला अहंकार है, वर्कर अहंकार है, इंडिविजुअलिटी अहंकार में है। और वो हम अपने अपने दुनियाएं अपने अपने अहंकार की क्षमताओं के अनुसार बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये समझ में आ रहा है। ओके। तो क्योंकि पुरुष ऊपर है सबसे, तो आप कोई भी जीवन में जाएं, कोई भी योनि में जाएं, कोई भी शरीर में जाएं, वो पुरुष वहां मौजूद है, क्योंकि वो ऊपर से है। और पुरुष अकेला नहीं है, एक अहंकार के साथ एक पुरुष है। और जितने अहंकार हैं उतने उतने पुरुष हैं, जितने शरीर हैं उतने पुरुष हैं। तो अनेक पुरुष है, लेकिन मूल प्रकृति एक है। ये वाली बात समझ में आ रही है?
हाँ, मूल प्रकृति तो एक है, मगर बुद्धि भी हमारी इंडिविजुअल नहीं है, बुद्धि यूनिवर्सल लेवल पे है। हाँ, उसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब ये समझने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर क्लियर कट कहीं मिलता नहीं है। क्योंकि कारिकाएं बहुत शॉर्ट है, 72 कारिकास में एसेंस बोला गया है। हम्म। और ये भी करीबन 2000 साल पहले लिखी गई है। तो उस समय लोगों को फिर भी सांख्य के बारे में कुछ जानकारी थी, क्योंकि कपिल मुनि को बहुत ऊंचा दर्जा था, और उनके सूत्रों की एक अपनी जगह थी। उसके बाद ये जो पंचशिखा थे, जिन्होंने षष्ठी तंत्र लिखा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर था। उसके बाद ये लिखा गया है ईश्वर कृष्ण का कारिकाएं, 72 कारिकाएं। तो आप ये देखेंगे कि कई बार ये कंफ्यूजन उठता है कि यहां जब हम पुरुष की बात कर रहे हैं, तो क्या एक पुरुष है जो कि एक मूल प्रकृति के साथ एक ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है और उसके अंदर हम सब है? तो ऐसा नहीं है। हर पुरुष मूल प्रकृति के साथ, हम बोल सकते हैं कि बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत का निर्माण कर रहा है। लेकिन ये जो अलग अलग बुद्धियां बन रही हैं, ये एक जगह जुड़ी हुई हैं। तो हमको जो दुनिया दिखती है और दूसरे को जो दुनिया दिखती है, उसमें शिफ्ट हो सकता है। मतलब मेरे को एक एंगल से दिख रही है, उसको दूसरे एंगल से दिख रही है। मान लीजिए हम 4 आदमी एक कमरे में बैठे हैं, हम चारों को वही कमरा दिखता है, वही दीवारें दिखती है, वही रंग दिखता है, वही फर्नीचर दिखता है, लेकिन 4 अलग अलग एंगल से दिखता है। हम चारों को आइडेंटिकल नहीं दिखता है, दिख भी नहीं सकता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि कुछ ऐसा है जो कॉमन इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिविजुअल को। तो वो जो कॉमन इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिविजुअल को, वो जो यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडिविजुअल को, वो बुद्धि है। तो क्या हर एक की अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग अहंकार है, अलग अलग मानस है, सब कुछ अलग अलग है, एक ही मूल प्रकृति से है? तो हम बोल सकते हैं हाँ। और लेकिन साथ में हम ये भी जोड़ते हैं कि एक महत है, एक महान तत्व है जो कॉमन है, और उसमें से एंड में उसके बुद्धि है, और वो बुद्धि के बाद अहंकार चालू होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो महत है उसमें सारे बुद्धियां कलेक्टेड है, और हर बुद्धि अपने अहंकार को टेक केयर कर रही है, अपने मानस को टेक केयर कर रही है, अपने इंद्रियों को टेक केयर कर रही है, तन्मात्राओं को, पंचमहाभूत को टेक केयर कर रही है। तो ये एक्सप्लेनेशन, या इस तरीके से अगर आप देखते हैं, तो आपको काफी कुछ इजीली समझ में आने लगेगा, जो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके साथ मेल खाने लगेगा। और जब आप बाहर की दुनिया को तन्मात्राओं से जोड़ेंगे, और तन्मात्राओं को आप अहंकार से जोड़ेंगे, तब आपको यह समझ में आएगा कि बाहर की सच्चाई अंदर से बन रही है। ऐसा नहीं है कि बाहर बना बनाया है और आप उसमें आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक गार्डन है और आप उसमें टहल रहे आए हैं। नहीं, आप जब आए हैं तो आप खुद अपना गार्डन बना रहे हैं।
जो दूसरा आया है वो खुद अपने अनुसार अपना गार्डन बना रहा है। तो दोनों तकरीबन सेम गार्डन कैसे बना लेते हैं? क्योंकि दोनों की बुद्धि ऊपर जाके मिलती है। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो कॉमन है वो कहां से आ रहा है और जो डिफरेंट है वो कहां से आ रहा है। अब जितना आप ऊपर जाएंगे उतना इंटीग्रेशन होगा रियलिटी में, और जितना आप नीचे जाएंगे उतना डिफरेंशिएशन होगा। जब आप नीचे जाएंगे आप दुनिया की तरफ जा रहे हैं, और जब आप ऊपर आएंगे आप बीच में स्वर्ग की जगह पे आएंगे। फिर और ऊपर आएंगे तब आप मूल प्रकृति में आएंगे, और ऊपर आएंगे तब आप पुरुष में आएंगे। तो जो एब्सोल्यूट कंट्रोल है वो पुरुष के पास है, और जो एब्सोल्यूटली कंट्रोल्ड है वो दुनिया है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप डिसाइड नहीं कर सकती है कि उसको कहां जाना है। उसको कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला रहता है। अभी एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे लड़के से बात हो रही थी, वो यूके में है। तो वो मेरे वाइफ से बात कर रहा था और स्पीकर फोन ऑन था। तो वो कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों से बोलता हूं कि तुम्हारे जीवन को कंट्रोल किया जाता है। तो वो एग्जाम्पल दे रहा था कि मान लो मैं क्रिकेट मैच खेलने जाता हूं, तो जो क्रिकेटर खेल रहा है वो तो इसलिए खेल रहा है कि उसको रुपया मिल रहा है, और वो खेल के अपना सपना पूरा कर रहा है। उसको देख के मैं अपना कौन सा सपना पूरा कर रहा हूं? तो वो जो मैच है और वो जो मैच दिखाया जा रहा है वो मेरे को कंट्रोल करने के लिए। तो फिर मैंने उससे बात करना चालू किया, क्योंकि ये बात सुन के मेरे को आश्चर्य हुआ कि 21 साल का लड़का इस तरह की बात कर रहा है। तो कहता है मैं सोशल मीडिया देखता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे को कंट्रोल करता है। वो क्या, फिर तू क्या करता है? बोला मैं वही करता हूं जो मेरे को अपने जीवन में करना है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अगर तू कंट्रोल कर रहा है जो तेरे साथ जीवन में हो रहा है, तो तेरे को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो बोलता नहीं पापा, मेरे को आपसे फिलॉसफी नहीं बात करनी है। मैंने कहा मैं फिलॉसफी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। तू कह रहा है कि तू दुनिया के एक्टिविटीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है ताकि तेरे सपने पूरे हो। बोला हाँ। तेरे को सपने कौन दे रहा है? तो बोला नहीं मालूम। मैंने कहा कोई तो तेरे अंदर है जो तेरे को सपना दे रहा है, तेरे को डायरेक्शन दे रहा है कि ये सपना होना चाहिए, ये सपना इस तरीके से पूरा हो सकता है, ये एक्शन लो और उसके बाद ये रिजल्ट आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट सपना ये उठाओ। ये कोई तो अंदर से बोल रहा है। बोला हाँ कोई तो बोल रहा है। तो मैं बोला कि अगर तुम उसके करीब चला जाता है, उसको अपना बना लेता है, तो उसका जो पावर है, जो तुम्हारे थ्रू एग्जीक्यूट होगा, जो तुम्हारे थ्रू बाहर जाएगा दुनिया में, क्या वो तुमको औरों का कंट्रोलर नहीं बना देगा? बोला हाँ बना देगा। तो बोला इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान भी फिर एब्सोल्यूट लेवल पे जा सकता है, पावर जा सकता है, लाइफ में औरों के जीवन पे कंट्रोल जा सकता है? बोला हाँ जा सकता है। तो यहां पर भी वही बात हो रही है कि पुरुष जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। मेरे को दिन में एक लेडी का फोन आया, बोले सर जी मैं तो शिव भक्त हूं। आपको पता है शिव ब्रह्मा के पिता हैं, विष्णु के पिता हैं और महेश के पिता हैं। मैं बोला हाँ है। तो शिव क्या है? शिव पुरुष है। पुरुष पैदा करता है तो वो ब्रह्मा है। पुरुष पालता है, कंटिन्यू करता है प्रोसेस को प्रकृति के, तो वो विष्णु है। पुरुष प्रकृति को खत्म करता है
अगर प्रकृति दिखा दिखा के थक जाए, हट जाए, वहां से पुरुष भी हट जाए, तो प्रकृति खत्म हो जाती है, मूल प्रकृति में जाके मिलती है, तो पुरुष महेश है। अच्छा, भोग कौन रहा है? पुरुष। तो पुरुष एक्सपीरियंसर है। तो आप देखेंगे सब कुछ उसी के हाथ में है, और जो जीवन में जितना सूक्ष्म हो जाएगा उतना प्रकृति उसकी सुनेगी, और जो जीवन में जितना स्थूल होगा, जितना ग्रॉस होगा, जितना नैरो होगा, जितना डार्क होगा, जितना अंधेरे में अविद्या में होगा, उतना ही प्रकृति उसको नचाएगी। तो मुक्ति कहां है? ज्ञान से है। ज्ञान क्या करता है? आपको पार कराता है, आपको दुनिया से इंद्रियों का कंट्रोल कराता है, इंद्रियों से मन का कंट्रोल कराता है, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से पुरुष तक ले जाता है। ये जर्नी बिना नॉलेज के संभव नहीं है। ये जर्नी रैंडमली हो सकती है किसी के लिए, तो उसको भाग्य से मिला। लेकिन अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से, प्लान तरीके से एक एक्शन प्लान बना के, कर्मों के द्वारा, क्रिया के द्वारा इसको रीच आउट करना है इस गोल तक, तो आपको ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान सांख्य देता है, और उसी ज्ञान के बारे में हम लोग एक दो कारिका बाद देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली है ज्ञान में जो अपने को ये देता है, और ज्ञान प्रकृति से मुक्ति कैसे दिलाता है, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको प्रकृति कैसे फंसा देती है, वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, गीता जो है वो मोक्ष का शास्त्र नहीं है, गीता धर्म का शास्त्र है। गीता दर्शन शास्त्र नहीं है। दर्शन शास्त्र जो है वो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये है। गीता आपको धर्म सिखाती है। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म सिखाया कि मारो, ये तुम्हारा धर्म है। उसी एक सेंटेंस को समझाने के लिए अर्जुन तर्क करता रहता है, और कृष्ण उस तर्क का उत्तर देते रहते हैं, और पूरा भारत जो है वो गीता का अध्ययन करता है। अच्छी बात है, लेकिन वो आपको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, मोक्ष, दुख का निवारण नहीं दे सकता है, परमानेंट दुख का निवारण नहीं दे सकता। वो जंग के मैदान के लिए है कि वो अर्जुन हथियार उठाए और मारे, और वही होता है। तो ये जो बात थी ट्रांस माइग्रेशन वाली, वो इसलिए ट्रांस माइग्रेशन नहीं होता है कि पुरुष को स्पेस में ट्रैवल नहीं करना है। पुरुष स्पेस के बियॉन्ड है। पुरुष को टाइम में ट्रैवल नहीं करना है कि चलो आज यहां मृत्यु हो गई, कल वहां वो शरीर में जन्म लेना है। पुरुष टाइम के परे है, बियॉन्ड है। ये समझ में आया आपको? तो जब चाहे मैनिफेस्ट हो चाहे अनमैनिफेस्ट हो, हम्म। वो हमारे ग्रॉस बॉडी के साथ भी सटल बॉडी के साथ में रहता है, तो मतलब उसको प्रकृति में तो आना पड़ता है ना। मगर वो आप बोल रहे हैं अलग है प्रकृति से। नहीं, मैं समझा नहीं। प्रकृति में आना पड़ता है मतलब इंडिविजुअल पुरुष हमारे हम्म। साथ सारे टाइम है। है ना। हम्म। और चाहे हम ये शरीर छोड़ देंगे, हमारे सटल बॉडी के साथ भी है। आपकी सटल बॉडी नहीं है तो भी है। हाँ, तब भी है। हाँ। मगर जब तक वो सटल बॉडी के साथ है और हम्म। हमारी सटल बॉडी मोक्ष में नहीं गई है, हम पुरुष में नहीं विलीन हुए हैं, तब हम्म। तक तो पुरुष प्रकृति में है ना।
चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो या ग्रॉस में हो, प्रकृति। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रही हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि पुरुष कैसे इंडिविजुअल उसमें मतलब एसोसिएटेड कैसे रहता है, और फिर जब हम ग्रॉस बॉडी चेंज करते हैं लाइफ टाइम में, तो वो कैसे हमारे साथ ट्रैवल करता है। नहीं, आप मेन पॉइंट मिस आउट कर रही हैं कि पुरुष में कोई गुण नहीं है। गुण नहीं है। हाँ, नहीं सत्व है। नहीं है, रजस नहीं है, तमस नहीं है। पुरुष में कोई एनर्जी नहीं है, पुरुष में कोई मैटर नहीं है, पुरुष में कोई माइंड नहीं है। पुरुष कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, पुरुष कोई टाइम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, पुरुष में कुछ बदलाव नहीं होता है। पुरुष को कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन मैनिफेस्टेड है। मैनिफेस्टेड इन द सेंस पुरुष है। मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है, लेकिन पुरुष व्यक्त है। और अव्यक्त के साथ जब पुरुष मिलता है तब व्यक्त प्रकृति पैदा होती है। अभी आप अ, अभी आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं खड़ा हूं, मेरे हाथ में एक मतलब एक टूल है या एक खिलौना है जिससे बबल्स निकलते हैं। अगर मैं उसमें हवा फूकूंगा तो साबुन का पानी में डाल के तो दूसरे एंड से बबल्स निकलेंगे। हम्म। तो वो जब बबल का पानी उस रिंग के बीच में है तो वहां कोई बबल नहीं है। जब मैं उस पर फूकता हूं तब वो सोप का पानी वहां से निकलता है बाहर और बबल या बबल्स बनता है। तो पुरुष मूल प्रकृति और प्रकृति को समझने के लिए इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जो फूक रहा है समझने के लिए, ओके, वो पुरुष है क्योंकि वो इनिशिएट कर रहा है। जो सोप है, सोप का पानी और जो रिंग में है वो अभी तक बबल बना नहीं है, लेकिन उसमें बबल बनने की पॉसिबिलिटी है। तो वो फूक के आने से वो निकलता है बाहर और बबल्स बनाता है। और ये जो बबल्स बन गए हैं ये प्रकृति है। ये कुछ समय तक चलेंगे, फिर बबल फूट जाएंगे, प्रकृति खत्म हो जाएगी। एक रफ एनालॉजी मैं आपको दे रहा हूं। तो पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। आप पुरुष को प्रकृति में नहीं घुसा सकते हैं। पुरुष देखने वाला है, प्रकृति दिखाने वाली है। अब दोनों एक कैसे हो जाएंगे? पुरुष पहाड़ को देख रहा है और पहाड़ अपने आप को दिखा रहा है पुरुष को, तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? जिसमें कॉन्शियसनेस है वही देख सकता है, वही अवेयर हो सकता है कि ये पहाड़ है। पहाड़ नहीं अवेयर हो सकता है कि मैं पहाड़ हूं। दोनों की क्वालिटी अलग है, दोनों का डेफिनेशन अलग है। एक इनर्ट है, एक कॉन्शियस है, एक जड़ है, एक चेतन तत्व है। अभी समझ में आ रहा है कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? आप पूछिए, बेहिसाब पूछिए, क्योंकि जितना ये सवाल जवाब होगा उतना सबको क्लैरिटी आएगी। किसी और को भी पूछना है तो पूछिए। सर ये तो क्लियर है कि वो सेपरेट हैं। हम्म। बस ये दो चीजें कि पुरुष को दुख कैसे होता है, और वो कैसे इंडिविजुअल लाइफ की जर्नी में अलग अलग उसमें ट्रैवल करता है, वो मे बी देयर इज समथिंग वेरी डीप इन इट दैट आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, नहीं, और बिकॉज एक इट्स एक नॉट इन एक माय एक एक्सपीरियंस एक आई एम मिनट, नॉट एक एबल। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं
आप उसको जस्टिफाई मत करिए कि क्वेश्चन आप क्यों पूछ रही हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मेरा एक पुरुष है। अ, मेरा पुरुष कहां पर है इस समय? सर आपके अंदर सर है। अंदर ही है। हाँ। अंदर है। हाँ। क्या ओके, आपके भी पुराने फोटो वीडियो डिलीट हो चुके हैं और आप उनको वापस? तो आपको कैसे मालूम कि अंदर है? कारण आप पूछते हैं क्वेश्चन, तो जब आप पूछते हैं तो कौन पूछते हैं? वो तो पुरुष ही पूछता है। ओ, आपने कभी पपेट शो देखा है? हाँ। तो उसमें वो पपेट बोलता है कि पपेट जिसके हाथ में होता है वो बोलता है? पपेट जिसके हाथ में होता है वो बोलता है। हाँ। तो आपको किसने बोला कि पुरुष बोलता है? पुरुष में तो बोलने की ताकत ही नहीं है। पुरुष तो एक्शन नहीं कर सकता है, एक्शन प्रकृति करती है। पुरुष देखता है। पुरुष देखने वाला है, दृष्टा है, सीयर है, एक्सपीरियंसर है। पुरुष एक्सपीरियंस करता है। बोलना एक्सपीरियंस नहीं है, बोलना एक्शन है। तो तो इससे पहले हाँ। एक दिन आप इससे पहले एक सेशन में आपने बोला था क्या, कौन पूछ रहा है सोनिया जी को क्या, किसी को पूछा था कौन बोल रहा है? हम्म। तो तब तो हम लोगों ने बोला था क्या ये पुरुष बोल रहा है, मेरे हम्म। अंदर का पुरुष बोल रहा है। लेकिन पुरुष तो बोल नहीं सकता। हम्म। वो वो बुद्धि के हिसाब से इंटेलिजेंट लेके वो बाहर आता है। हम्म। आप लोग मेरे को फंसाने में लगे। खाने में लग नहीं। सर मेरे को एक खोपड़ी में अंदर झुकता ही नहीं कुछ, तो नहीं क्या नहीं, करें? मेरे को बड़ी खुशी है कि आप लोग एक एक सेंटेंस को याद रखते हैं और फिर जरूरत पड़ने पे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छी बात है। आपका क्वेश्चन भी सही है। सर अ, वो बात हो रही थी कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, हाँ। 2-3 दिन पहले। हाँ। तो देखिए, इनको भी सेंटेंस याद है कि बात हो रही थी कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। और एग्जैक्टली मैंने यही सेंटेंस बोला था आपने कि ये क्वेश्चन समझाया कहाँ से आया है। हाँ। आपने ये समझाया था कि पुरुष ने मूल प्रकृति में वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी देखा है, बुद्धि को दिया है। नहीं, एक मिनट रुकिए ना। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ईश्वर कृष्णा घुमा गया पूरी स्टोरी। पहले पुरुष बंधन में था, अब वो वहां से निकल गया, बोलता है प्रकृति बंधन में है, ठीक है। तो उसको वो संभालना पॉइंट मेरे लिए पूछा भारी रही थी, भारी पड़ वो रहा है। मैं पूछा नहीं, ये पॉइंट मुझे भी स्ट्राइक किया था। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने सोचा कि मेरे को दोबारा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ। ओके, तो एक एक करके आते हैं, ठीक है। मैंने ये पूछा कि अ, मेरा पुरुष कहाँ है? तो आप में से दो लोगों ने बोला कि आपके अंदर। तो मेरा प्रश्न आया कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि अंदर है ना? हम्म, तो उसका कोई जवाब है? सर अंदर से हम समझ नहीं पाते हैं। हम जब बोल रहे हैं कि हमें अपने कोर में अंदर जाना है, तो अंदर कहाँ जाना है एग्जैक्टली exactly? तो वो अंदर जैसे अभी आपने बोला, वो आउटर मोस्ट में भी है और इनर मोस्ट में भी है। हाँ। उसका
सर अ, जरूरी अंदर जो नहीं है हमारे कि चेतन तत्व है जिसकी वजह से हम हैं, इस शरीर को चला रहे हैं जो, वही हम्म, तो पुरुष है, द कॉन्शियसनेस। नहीं वो तो जब ठीक वो है उस नहीं है पे। तो खत्म। हाँ जी। नहीं तो उस वो पे हमारे कोई, अंदर ही है ना। उस पे कोई डिबेट नहीं है कि कॉन्शियसनेस पुरुष है। पॉइंट है कि कहां पर है। ओके। अभी मान लीजिए कि एक प्याज है। प्याज के आप उसको छील रहे हैं और एक एक करके उसका लेयर खोल रहे हैं। तो सबसे अंदर में क्या मिलेगा आपको? जब सारे लेयर खुल जाएंगे तब लास्ट में क्या मिलेगा आपको? लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग होगा। हवा मिलेगी आपको। पूरा प्याज खुल गया, लेयर बाय लेयर। और जब आपने प्याज को खोलना चालू किया तो सबसे बाहर क्या था? सबसे बाहर भी वही कुछ नहीं था, हवा थी। तो जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, वो बड़ा विचित्र है। उसमें विचित्रता क्या है कि जितना आप जीरो की तरफ जाएंगे उतना ही आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई भी ऑपोजिट चीज हो, मान लो कि आ, इसकी इसका मोटापा इनफाइनाइट है। तो जब कोई आदमी इनफाइनाइट मोटा है तो वहां पर अगर दूसरा आदमी है तो उसकी क्या थोड़ा भी मोटापा हो सकता है? जगह ही नहीं है उसके लिए। क्योंकि पहला जो मोटा है उसने इनफाइनाइट जगह भर ली है। अब उसके पास जगह नहीं है। तो वो क्या होगा? वो इनफाइनाइटली पतला होगा या जीरो होगा। तो जीरो और इन्फिनिटी, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो साथ में चलते हैं। अगर एक चीज इनफाइनाइट होगी तो उसका ऑपोजिट जो है वो जीरोनेस पे चला जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं आपको ये? कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये इनफाइनाइटनेस वाला वर्ल्ड है, इटर्नल टाइम वाला वर्ल्ड है। तो उसमें जो पुरुष है वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, उसमें और कुछ नहीं। प्योर कॉन्शियसनेस है, 100% कॉन्शियसनेस है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। उसमें जीरो एनर्जी है, जीरो मैटर है, जीरो माइंड है, जीरो स्पेस है, जीरो टाइम है। तो जो चीज कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट है उस पे जीवन का क्या फर्क पड़ता है? वो वहां पर भी है, यहां पर भी है। उस पे स्पेस का क्या फर्क पड़ता है? वो धरती पे भी है, सूरज पे भी है, चांद पे भी है, उसके बीच में भी है, पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में है, पूरे यूनिवर्स में है, सारे यूनिवर्स में है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो लिमिटलेस वर्ल्ड है, अनलिमिटेड वर्ल्ड है। वहां बाउंड्रीज नहीं है, बाउंडलेस वर्ल्ड है। साथ करता है कि लिमिटेड दुनिया से निकल जाना, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाना, तो वहां पर आप एक्चुअली गॉड लाइक हो जाते हैं। तो इसलिए मोक्ष की बात की जा रही है। और क्योंकि आप उतने हाई स्टेट पे चले जाते हैं, तो वहां पे दुख नहीं होगा। दुख किससे हो?
होता है? अज्ञानता से होता है, लिमिटेशन से होता है, माइंड में दुख होता है। जब आप माइंड की दुनिया पार करके निकल गए हैं तो दुख कैसे होगा? माइंड ही नहीं है वहां पर। लिमिटेशन किस में होता है? माइंड में होता है, माइंड ही नहीं है। तो आपको बांधने वाला माइंड है, क्योंकि माइंड में समाज कचरा भर देता है और वो कचरे को हम लोग सही मान लेते हैं, हम लोग उसको गॉस्पेल ट्रुथ मान लेते हैं, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो कुछ नहीं है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, किसी ने अपने स्वार्थ से करी है या अपने अज्ञानता से करी है। तो वो कचरा साफ करना लाइफ का पर्पस है, और जैसे वो कचरा साफ होता रहता है आप लिमिटलेस हो जाते हैं। कचरा कहां पे स्टोर्ड है? माइंड पे स्टोर्ड है। यहां तो आप कचरा साफ करो, यहां तो आप माइंड को ही गायब कर दो, माइंड गायब हो जाएगा, कचरा रहेगा नहीं। कचरा साफ कर दोगे, कचरा जमा होने नहीं दोगे, माइंड खुद ही चला जाएगा, बोलेगा रहने का मतलब क्या है, कोई कचरा तो डालता ही नहीं है। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक कचरे का डब्बा है, उसमें आप कचरा डाल रहे हैं। अभी वो कचरे के डब्बे में 5 साल में आपने कुछ नहीं डाला, वो कचरे का डब्बा वर्थलेस है, कोई पर्पस नहीं है उसका, बेकार है। वो डब्बा टूट टाट के गायब हो जाएगा, सड़ जाएगा, और आप अगला डब्बा लाएंगे नहीं क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। तो आपका घर डब्बा फ्री हो गया, कचरा फ्री हो गया। तो उसी तरीके से माइंड है, माइंड एक गार्बेज का डंप है जिसको हम लोग संभाल के रखते हैं, जिसके लिए हम लोग झगड़े करते हैं, खून करते हैं, नारेबाजी करते हैं। जितनी भी मानव जाति की बुराइयां हैं वो माइंड में है, पावर को लेके, ग्रीड को लेके, अटैचमेंट को लेके, सेक्स को लेके, वायलेंस को लेके, जितना भी है ये सब कचरा माइंड में है। अभी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ सर, ये तो समझ में आया, लेकिन हाँ। वो जो क्वेश्चन था कि मैं मेरे अंदर से कौन बोल रहा है। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूं ना। तो आपके अंदर में मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक माइक है और माइक में बैटरी लगी हुई है। तो माइक क्या अपने आप बोलने लगेगा? कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर माइक में कोई कॉन्शियसनेस बोलेगी, कोई इंटेलिजेंस बोलेगी, तो वो आवाज माइक में जाके एम्पलीफाई होके बाहर सबको सुनाई देगा। तो विदाउट कॉन्शियसनेस हम ये बोल सकते हैं, विदाउट कॉन्शियसनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ठीक है? तो कॉन्शियसनेस भी चाहिए और एक्टिविटी भी चाहिए। कॉन्शियसनेस से पुरुष, एक्टिविटी करती है मूल प्रकृति। अगर पुरुष रेडी नहीं है तो मूल प्रकृति एक्टिविटी करेगी नहीं। पुरुष रेडी है तो मूल प्रकृति एक्टिविटी करेगी, और वो एक्टिविटी करने से बाद प्रकृति खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें दो प्रिंसिपल हैं, पुरुष और मूल प्रकृति। मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड है, वो कॉन्स्टेंटली एक्शन करती नहीं है। वो है, उसमें कैपेबिलिटी है एक्शन करने की, लेकिन एक्शन कर नहीं रही। जब पुरुष रेडी होगा तब वो एक्शन करेगी। अब समझ में आया कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? तो पुरुष मूल प्रकृति को वो कॉन्शसनेस से बोलने के लिए बोला, क्या हेल्प? पुरुष कुछ बोलता नहीं है। बोलता नहीं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन। वो क्या करेगा
मान के चलिए कि अ, आपके रूम में 4 स्विच है, ठीक है। जिस स्विच को आप ऑन करेंगे उसके अनुसार वहां पे कुछ चालू होगा। मान लीजिए पहला स्विच ट्यूबलाइट का है, दूसरा स्विच फैन का है, और तीसरा स्विच पकड़ लीजिए मोबाइल फोन के चार्जर का है, चौथा स्विच रेडियो का है। ओके, तो ये सब क्या है? ये सब प्रकृति है। अच्छा, पुरुष क्या करता है? चॉइस करता है। पुरुष कॉन्शियस है, पुरुष देखता है। तो पुरुष जब मूल प्रकृति में ये 4 चॉइस देखेगा, 4 पॉसिबिलिटी देखेगा, और उसने फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे ध्यान लगाया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ देखा, और फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो स्विच है पंखे की, तो उसके देखने से मूल प्रकृति पंखे को चालू कर देगी। तो पुरुष और मूल प्रकृति के बीच में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है। पुरुष अगर फर्स्ट स्विच के प्रति कॉन्शियस होता है तो उसमें एक्टिविटी आ जाएगी। अभी आपको समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आई ये बात? सब चुप हो गए हैं। हाँ सर, समझ में आ रही है। पुरुष सिर्फ पॉसिबिलिटी को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर वो मैनिफेस्ट हो रही है। हाँ, तो आप अगर कॉन्शियस होंगे कि मेरे को किचन में जाके पानी पीना है, तो आप बाथरूम में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि बाथरूम जाने की भी पॉसिबिलिटी है, आप जाते हैं। लेकिन उस समय जो पॉसिबिलिटी को कॉन्शियस किया गया, जिस पॉसिबिलिटी के तरफ अवेयर हुए, वो किचन में पानी पीने का था। तो मूल प्रकृति में उसी अनुसार सारी एक्टिविटी क्रिएट करें। अभी समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली बहुत तो फाइन। हाँ, एक्चुअली हम जो पूछता है वो वो मूल प्रकृति से आता है। हाँ, वो आता है। एनर्जी, वो एक्शन मूल प्रकृति से निकलेगा। अच्छा, तो मैं अच्छा, जो लेकिन जब मूल कोई प्रकृति में भी वो फिजिकली बैठा नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है। वो हाँ, पॉसिबिलिटी एक्टिवेट होती है, व्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछा है, तो आप मुझे बोलता है आपके अंदर से कौन पूछा है, तो मूल प्रकृति पूछा है, लेकिन कॉन्शसनेस दिया है वो पुरुष। हाँ, ऐसे। पुरुष जिस चीज के प्रति कॉन्शियस होगा वो रियल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है सर। तो हम जब जब क्वेश्चन करता है तब हमको समझ में आ जाता है कि अब पुरुष कॉन्शसनेस दिया है मूल प्रकृति को। मूल प्रकृति अ, हमारे हमारे द्वारा बुलाती है। हाँ, अब ऐसा समझ लीजिए कि आपके मन में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग, हाँ, हाँ, और पुरुष ने फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किया, उसके प्रति कॉन्शियस हो गया, तो मूल प्रकृति वो फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोसेस चालू कर देगी। ठीक है सर, अभी मेरे को फुल्ली क्लियर हुआ। हाँ, तो अभी आपको सांख्य समझ में आया, अभी आपको क्वांटम फिजिक्स भी समझ में आया, अभी आपको वो समझ में आया जो आइंस्टाइन को नहीं समझ में आया। कॉन्शियसनेस और क्वांटम फील्ड, इन दोनों का रिश्ता क्या है वो साइंस आज भी समझने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन सांख्य में उन्होंने 3000 साल पहले डिफाइन कर दिया था कि क्या है, और वही रिजल्ट आ रहा है अभी। तो इसका मतलब ये है, अब ये समझने वाली बात है, आपको जो चाहिए
वो आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप वो चॉइस चेंज नहीं करें। मान लीजिए आपने बोला कि मेरे को ए चाहिए, मान लीजिए कि आपके मूल प्रकृति में ABCD 4 चॉइस है इस समय, और कॉन्शियसनेस ने चूज किया ए। अब वो ए बनने लगा, क्योंकि ए बनने में तो समय लगेगा ना, वो वहां से बुद्धि में आएगा, बुद्धि से अहंकार में आएगा, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंच महाभूत। अभी जब वो ए चल रहा है, वो ए को लेके आपके बुद्धि में दुख आ गया, ए के रास्ते में दिक्कत हो रही है, ए बनने में प्रॉब्लम आ रही है, ए बनने में बड़ा चैलेंज है। तब अगर बुद्धि ए को कैंसिल करता है और बी चूज होता है, अभी पुरुष तो बुद्धि को देख रहा है, पुरुष देखता है कि अरे बुद्धि को तो तकलीफ हो रही है ए में, तो वो अब चॉइस करता है बी। तो अब क्या होगा कि बी बनने लगेगा, और बी में भी मान लीजिए दिक्कत आई, तो फिर बुद्धि फिर रोना गाना चालू करेगी, बी में ऐसा, बी में वैसा, बी में वैसा। पुरुष लेगा सी, फिर पुरुष लेगा डी। अब क्या होगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ना ए बनेगा, ना बी बनेगा, ना सी बनेगा, ना डी बनेगा, क्योंकि किसी को भी पूरा टाइम दिया नहीं गया। तो जो बुद्धि इस तरीके से बिहेव करती है, वो बुद्धि कमजोर है, वो बुद्धि में ज्ञान कम है, वो बुद्धि में अविद्या है। और इसलिए हम लोगों ने बोला था कि बुद्धि के 50 लेवल होते हैं, और उनको ठीक करना पड़ता है। तो उन 50 लेवल को ठीक कौन करेगा? पुरुष करेगा। कैसे करेगा? पुरुष वो चॉइस करेगा, 50 में से पहले 1 को ठीक करना है, 1 हो गया 2 को करना है, 2 हो गया 3 को करना है, 3 हो गया 4 को करना है। जब 50 के 50 ठीक हो जाएंगे, तब वो बंदा बंदर से हनुमान बन चुका हो, वो अल्टीमेट स्टेट में पहुंच गया है, वो भगवान बन गया है। आपको समझ में आ रहा है अभी? हाँ। हाँ, तो ये वो साइंस है जो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझाती है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट देखिए, फिर एक अनसर्टनिटी प्रिंसिपल है, उसको देखिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है फाइबर, इसमें ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में, लाइट के साथ, उसको देखिए। आपको समझ में आएगा कि सांख्य ठीक बोल रहा है। ओके? तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा अभी? नहीं नहीं, आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपको डाउट होता है, तब आप उसको मतलब वैलिडेट करने के लिए पढ़ सकते हैं। जो सांख्य बोल रहा है उसको कंफर्म करने के लिए उसको पढ़ सकते हैं, और उसको समझने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर समझाऊंगा कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है? तो तो अभी हाँ, तो फिजिक्स में जो वो जो रिफ्लेक्शन का काम करता है, तो रिफ्लेक्शन क्या पुरुष करता है? नहीं नहीं, पुरुष को रिफ्लेक्शन से कोई मतलब नहीं। अच्छा। पुरुष कुछ नहीं करता है, सिर्फ कॉन्शियस रहता है, सिर्फ अवेयर रहता है, ठीक है सर। अलर्ट रहता है, देखता रहता है। या ठीक है सर। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर क्लोज करें। सर सर पुरुष कहाँ ऑब्जर्वर, है हमारे अंदर? क्या हो गया? सर पुरुष कहाँ है हमारे अंदर? पुरुष आपके अंदर है ही नहीं। पुरुष
फिफ्थ डायमेंशन है। 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसके बाद टाइम, चौथा डायमेंशन, 5वां डायमेंशन जो है वो पुरुष का डायमेंशन है, बियॉन्ड। पुरुष सब जगह है, सबके पुरुष सब जगह है। ये वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं है। तो कॉन्शियसनेस कहाँ है हमारे अंदर? सब जगह है। कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी है, और वो अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, अलग अलग इंडिविजुअल के साथ आइडेंटिफाई करती है, और उसके अलग अलग इनकारनेशंस को फॉलो करती है, उसके साथ चिपकी रहती है। जो मेरा पुरुष है, हाँ पुरुष इन कॉन्शियसनेस इज वन। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। तो जो मेरा पुरुष है वो फॉर एवर मेरे साथ है, ना तो वो पैदा हुआ है, ना तो वो मरेगा, ना तो वो बदलता है, ना तो उसमें कोई क्वालिटी है, ना तो वो दिखता है, ना तो उसका कोई आकार है, ना तो उसमें कोई विचार है, ना उसमें माइंड है, ना उसमें मैटर है, ना उसमें एनर्जी है। वो सिर्फ कॉन्शियस है बस। तो उसको फिर दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं, कुछ नहीं है। वो सब दिक्कत चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में, मानस में होता है। प्राइमरीली बुद्धि में होता है। तभी तो ये बोलते हैं सेकंड कारिका में कि प्रकृति से बाहर निकलो, दुख चला जाएगा। सिंपलेस्ट तरीका है। और योग में कहते हैं कि ध्यान लगाओ पुरुष पे, तो तुमको समझ में आने लगेगा कि पुरुष कौन है और प्रकृति कौन है, और दोनों में भेदभाव करने सीख जाओगे, विवेक जाग जाएगा, निकल जाओगे बाहर। तो ध्यान लगाइए पुरुष पे, सोचिए पुरुष के बारे में, अपने अंदर पुरुष को खोजिए, देखिए कौन आपको गाइड करता है दुनिया में, कौन बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है, हो क्या रहा है आपके लाइफ में। तब आपको समझ में आएगा कि एक अद्भुत ताकत है जो आपकी मार्गदर्शक है, और कंट्रोलर है, रिमोट कंट्रोल से आपके जीवन को कंट्रोल कर रही है। वो पुरुष है। ठीक है, हाँ सर। चलिए, ओके, आज क्लोज करें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट Thank you, सर। sir. Good night. थैंक यू सर।